ऐसा देखिए जी, इन्होंने तो ऐसा बोला कि तो घर में घुसकर मारेंगे। तो एक तो इनको घर में घुसकर मारने वाली उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। दूसरा इनको समस्या हुई, एक बहुत अच्छी चीज़ जो इंडिया ने करी है और वो इंडिया ने करी है, इंडिया ने बातचीत करना अकेले बंद नहीं करा पाकिस्तान से। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, ब्लॉक खड़ा कर दिया है। एक पूरा ग्रुप ऑफ स्टेट्स खड़ा कर दिया है, जो आज की डेट में चिल्ला-चिल्ला कर ये चीज़ बोलती हैं कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और ये केवल भारत नहीं बोलती, मुस्लिम है, ढंग के रिश्ते नहीं बना पा रहे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सऊदी अरेबिया के साथ आप हमारे रिश्ते देखिए, ईरान के साथ आप हमारे रिश्ते देखिए, यूएई के साथ हमारे रिश्ते देखिए। रिश्तों में मिठास तो है ही है, और साथ में पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा एक जिसे अच्छे रिश्ते जिसे कहते हैं, जब यहाँ के नेता इंडिया आते हैं या मोदी जी यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो लोग केवल एक बात बोलते हैं कि मेरा भाई मोदी आ गया। या जब वहाँ के नेता यहाँ आते हैं, तो मोदी जी भी केवल एक बात बोलते हैं कि मेरा भाई एमबीएस आ गया। तो आप देखिए, ये जो प्यार है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ, मतलब हमारे यहाँ टेररिस्ट भेज रहा है और हम उनके यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं है। उन्होंने भी समझा कि भारत आगे बढ़ रहा है, और हमने भी समझा कि जी उनके पास वो चीज़ें जो हमें चाहिए। ऑफ हमें कोर्स तेल म्यूचुअल से इंटरेस्ट है। लड़ने गए ही नहीं, हम कभी लड़ाई करने वाली क्या कहते हैं, युद्ध में भी 2 साइड होती हैं, कभी हम लड़ाई करने वाली जब साइड रहे ही नहीं, तो हमारे चाहने से पीस कैसे आएगा? है ना? तो हमारे चाहने से तो पीस आ ही नहीं सकता, पीस तो तभी आएगा जब ऊधम मचाने वाला शांत बैठेगा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एब्सोल्युटली। बचपन में जब शरारत करते थे, तो मम्मी आके सब बच्चों को बराबर मारती थी, जो कि गलत चीज़ है। अब भाई जिसने शरारत करी उसे मारा जाए, जिसने शरारत करी ही नहीं वो क्यों पिटे? लेकिन एब्सोल्युटली। भारत-पाकिस्तान की कहानी कुछ इस तरह से बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त डॉक्टर मोनिका वर्मा। आज पहली बार हमारे शो पर तशरीफ लाई है। बहुत लंबे अरसे से मैं इनको बोल रही थी आइए आइए, लेकिन फाइनली आज बहुत महीनों के बाद आप हमारे शो पर आई हैं। आपको बहुत स्वागत है मोनिका जी। नमस्कार, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद अंबर। मैं तुम्हारा शो काफ़ी समय से देखती हूँ एंड आई मस्ट रियली अप्रिशिएट जिस तरह का कंटेंट आप डालते हैं, जिस तरह की राष्ट्रवादी बातें आप बोलती हैं और आपके मुखर स्वभाव और आपकी जो बोल्डनेस है, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा और कितने लोगों को वो जो है इम्प्रेस करती है, प्रभावित करती है। और आज बहुत अच्छा लगा कि मैं फाइनली अपने एक जद्दोजहद वाले जीवन में से थोड़ा समय निकाल पाई आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मोनिका जी। और मोनिका जी को जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ, जो यूट्यूब वाले हैं बहुत फेमस है। ट्विटर पे ट्रूली मोनिका नाम से इनका हैंडल है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत मुखर होकर बात करती हैं और इनके आर्टिकल्स भी आते हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं और बोलती भी हैं। तो आज हम बात करेंगे मोनिका जी से भारत और पाकिस्तान रिश्तों पर, यानी कि इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी या भारत की पाकिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है उस पर बात करें। पहला सवाल मोनिका जी आपसे मेरा ये है कि भारत की हम जो पाकिस्तान नीति है उसका अगर विकास या उसके एवोल्यूशन की बात करें, नेहरू, इंदिरा, मनमोहन, वाजपेयी से मोदी तक किस तरह से देखते हैं? अंबर अंबर, जो सवाल आपने मुझसे किया है कि भारत की जो पाकिस्तान पॉलिसी का जो इवोल्यूशन है उसे हम डिस्कस करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी समय तक भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक थी। अब देखिए, दुनिया में यूएन के हिसाब से भी जाएँ तो 190 से भी ऊपर देश हैं। लेकिन उन सभी देशों को अस्वीकार करके, उन सभी देशों को नकार करके, उनको इग्नोर करके, हमारा जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान था, वो पाकिस्तान के ऊपर था। अब वो कैसे था आप ये देखिए। सबसे पहले तो जब आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान को भारत का ही एक छोटा-सा जो हिस्सा है वो मिला। उसके बाद अगले दिन से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने मंसूबे जो थे उनको बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने हमें बता दिया कि जो उनकी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया जाने वाली है। फिर उसके उनके जितने भी लीडर्स आए, आपको याद होगा उनके लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स तो हम फिर भी बनाएँगे। तो उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो उनका पूरा का पूरा जो एक प्रोजेक्ट था वो कंप्लीटली एंटी इंडिया था, क्योंकि उस समय और कोई उनका एनिमी है ही नहीं जिसके लिए वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएँ। तो नेहरू जी ने जो किया, जो हम कश्मीर के सवाल को हम यूएनएससी लेके चले गए और हमें लगा कि शायद यूएन ले जाने से कश्मीर के सवाल को हमें हमारा हक मिल जाएगा। वो देखिए एक बहुत बड़ी गलती हमारी पाकिस्तान के साथ हो गई कि हमें लगा कि अगर हम पाकिस्तान वाला जो पूरा का पूरा इश्यू है, अगर हम वो यूएन में लेके जाएँगे कश्मीर वाला इश्यू,
हमें लगा यूएन की जो कंट्रीज है वो हमारी मदद करेंगी, वो हमारे सपोर्ट में बोलेंगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरि सिंह ने हमारे साथ साइन करा था और अनकंडीशनली कश्मीर हमें मिल गया था, वो बेफिजूल में जो है कॉन्फ्लिक्ट बन गया, बेफिजूल में जो है उसका जो स्टेटस है वो कॉन्फ्लिक्चुअल बन गया। अभी उसके बाद में नेहरू जी के बाद में जब इंदिरा जी आई तो 1971 में पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, अब कोई एक ऐसा रियलिस्ट नेता जो है इंडिया को मिला है, एक ऐसा कद्दावर नेता इंडिया को मिला है, जो फाइनली पाकिस्तान को लेकर के इंडिया के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाएगा और इंडिया की जो जगह है पूरे साउथ एशिया में। देखिए, अगर आप हर साउथ एशियन कंट्री की इकोनॉमी को देखेंगी, अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को देखेंगी, अगर आप उनकी टेरिटरी को देखेंगी, अगर आप उनकी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन को देखेंगी, तो आप उन सबको अगर जोड़ भी देंगी ना, तो वो सबका जोड़ से भी ज़्यादा भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो टेरिटरी है और भारत की जो पॉपुलेशन है। तो कुछ फंडामेंटल रियलिटीज़ हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। साउथ एशिया तो अब नाम मतलब रखा गया कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने रखा, वरना इसका सही नाम आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि इसका सही नाम है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो वो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो इंडिया का डोमिनेंस है, उसको विश अवे करना, उसको झुठलाने का कोई फायदा है नहीं। तो इंदिरा गांधी जी ने वही किया, उन्होंने पाकिस्तान को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक डिप्लोमैटिक तरीके से भी और ऑन द ग्राउंड अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया, वो बहुत सही किया। समस्या कहाँ है? शिमला एग्रीमेंट के टाइम पर। शिमला एग्रीमेंट के टाइम पर एक सुनहरा मौका आया था हमारे पास, जब हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो मसला है उसे सुलझा लेते और हम उनसे ये मतलब बात जो है वो वहाँ पर साफ हो सकती थी कि कश्मीर पर हमारा एकाएक अधिकार है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम पाकिस्तान के साथ जब हमारे पास उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर आ गए, जब हमारे पास उनकी टेरिटरी आ गई, जब इतना कुछ मतलब हमारे हाथ में था, आप समझ रही हैं बार्गेनिंग चिप्स हमारे पास कितनी सारी थी। लेकिन उन सभी बार्गेनिंग चिप्स को इग्नोर करके हमने एक जिसे कहते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाएँ या कई लोग उसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो जर्मनी से साइन कराई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में और जिससे जर्मनी ने काफ़ी अपमानित महसूस किया था। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान भी अपमानित महसूस करे। कहीं वो वर्साइल सिंड्रोम जो जर्मनी को हो गया था, जिसके बाद हिटलर ने इस तरह से मतलब रियाम करा जर्मनी को, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान भी ऐसा कर जाए। तो एक जिंदा दिली दिखाते हुए, एक दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान को फिर से शिमला एग्रीमेंट के समय जो भी कुछ हमने युद्ध के मैदान में हासिल करा था, वो हमने नेगोशिएशन टेबल पर कंप्लीटली लूज़ कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा जी के बाद समय जो था वो बदलता रहा, 80 का युग आया, 80 के दौर में हमारे यहाँ वैसी इतनी समस्याएँ थी हम खालिस्तान लड़ाई जो थी पंजाब में जो एक इंसर्जेंसी की जो मूवमेंट चालू हो गई थी, हम उस पर ध्यान दे रहे थे। फिर साउथ में भी श्रीलंका में जो तमिल और सिंहलीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ भी हम बहुत ज़्यादा फँस गए थे, हम फ्री फंड में वहाँ इंटरफेयर करने लग गए थे। तो 80 का पूरा दशक इस तरह से बीता। अब 90 के दशक में जो 90 का जब दशक आया, तो उस समय पर एक अच्छी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ क्या हुई कि इंडिया को फाइनली अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलने का, ट्रांसफ़ॉर्म करने का एक सुनहरा मौका मिला। अब वो मौका किस तरह से मिला? वो मौका इस तरह से मिला कि जब 1991 में लिबरलाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन हुआ, तो नरसिम्हा राव जी को ये लगा कि अब जो भारत है, वो पहले की तरह तो रहा नहीं कि एक बंद अर्थव्यवस्था हो, अब ये खुल चुकी अर्थव्यवस्था है। अब हमने एलपीजी के रिफ़ॉर्म्स भी कर दिए हैं और संयोग से उसी साल, जिस साल ये रिफ़ॉर्म्स हमने अपनाए थे, संयोग से उसी साल के दिसंबर में सोवियत यूनियन जो था, वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो कोल्ड वॉर के समय हमारे जो उनके साथ में रिश्ते थे और वो हमारे सबसे करीबी एक ट्रेड पार्टनर हुआ करते थे। अब देखिए, एक रात के अंदर ही हमारी रियलिटी बदल चुकी थी। ना अब सोवियत यूनियन था वहाँ हमारे साथ ट्रेड करने के लिए और ना ही अब हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा दिन तक रह सकते थे क्योंकि अब हम एलपीजी के रिफॉर्म्स जो हैं वो कर चुके थे। उसकी वजह से ये 2 महत्वपूर्ण जो चीज़ें हुई, एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन और दूसरा जो रिफॉर्म्स इंडिया में हुए, इन 2 चीज़ों की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और वो बदलाव क्या आया? वो बदलाव ये आया कि फाइनली हमने सोचा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत ज़्यादा कुछ देशों के ऊपर या मैं तो कहूँगी केवल एक ही देश के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने फ़ोकस कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम पार्टनरशिप करें नए देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए। अब हम उनके साथ ट्रेड बढ़ाएँ, बिज़नेस बढ़ाएँ। तो एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि उसी समय पर नरसिम्हा राव जी ने अमेरिका के साथ रिश्ते जो हैं उनको मजबूत करने की ठानी। तो उन्होंने एक दौरा भी उन्होंने लगाया, वो अमेरिका होकर आए, वहाँ जाकर उन्होंने पोडियम से, स्टेज से वहाँ के सभी बिज़नेसमैन जितने भी थे सबको न्योता ये दिया कि आप आइए मेरे देश में निवेश कीजिए।
फिर उन्होंने यही सेम चीज़ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी करी, कि वो जितने भी दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने यही सेम चीज़ दोहराई कि अब भारत जो है बिज़नेस के लिए ओपन है, आप आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए, आप आइए और हमारे साथ बिज़नेस कीजिए। अब वो जो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर सडनली एक मल्टी अलाइनमेंट का जो टिल्ट आ गया था ना कि नहीं, अभी बहुत हो गया। कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने वेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया। हमने कोल्ड वॉर की वजह से क्या कहते हैं साउथ एशिया में ही हमें अच्छा कोल्ड वॉर के टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है अगर हम वेस्ट के साथ ऐसा करेंगे तो वेस्ट भी हमें कंस्ट्रेन करने की सोचेगा, वेस्ट भी हमारी जो ताकत है उसे बढ़ने नहीं देगा। तो वेस्ट ने भी पूरी कोशिश करी कि इंडिया साउथ एशिया के बाहर अपना कभी भी वर्चस्व जो है वो जमा ना पाए। तो वो भी एक हमारी रियलिटी थी। अभी नरसिम्हा राव जी के बाद वो चीज़ें अच्छे से जो हैं वो बदल सकती थी। होना असल में ये चाहिए था कि नरसिम्हा राव जी के इस विज़न के बाद में जितने भी आगे प्रधानमंत्री आते, सभी प्रधानमंत्री जो हैं वो इसी तरह की सोच रखते। लेकिन अब फिर हमने एक गलती करी। गलती क्या करी? शुरुआत हुई आई के गुजराल जी के साथ। उन्होंने बनाया गुजराल डॉक्ट्रिन, है ना? हालाँकि ये डॉक्ट्रिन उन्होंने तब नहीं दी थी जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन तब दी थी जब वो विदेश मंत्री थे। उन्होंने ऐसा कहा कि इसके अंदर क्या कहते हैं हमें भारत को वो करना चाहिए, क्या कहते हैं अपने जितने भी हमारे स्मॉलर नेबर्स हैं, वो सच में हमसे वाक़ई छोटे हैं, उनके पास हमारे जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हमारे जितनी बड़ी टेरिटरी नहीं है, हमारे जितनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, तो क्योंकि छोटे के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति रही है कि छोटों के साथ बड़ा दिल दिखाइए। तो उन्होंने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने से छोटे देशों के साथ एक बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा जी यूनिलैटरल कंसेशंस जो हैं, हम तो आपको वो दिया करेंगे। आप हमारे साथ व्यापार करने आए हैं, आप एक एलडीसी हैं, आप लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, हम आपको क्या कहते हैं जितनी ज़्यादा कंसेशंस आप चाहेंगे, हम उतनी कंसेशंस देंगे। आप पाकिस्तान है, हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दें चाहे ना दें, लेकिन हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ज़रूर देंगे। तो वहाँ रेसिप्रोसिटी नहीं थी कहीं पर भी कि आपने मुझे जो दिया मैं भी आपको वही दूँ, टिट फॉर टैट कहीं भी नहीं था। वहाँ क्या था एक यूनिलैटरल कंसेशन था। अभी देखिए पाकिस्तान ने उसका कितने अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में उसके बाद से उनकी जो पॉलिसी है कि स्टेट पॉलिसी ही उनकी यही है, इंडिया में प्रॉक्सी टेररिज्म या आतंकवाद को जो बढ़ावा देने की, वो पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदली। 90 के दशक में सबसे बुरी तरह की मिलिटेंसी अगर कहीं आई थी, तो वो पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में फैलाई गई। 90 का वो दौर इतना भयावह दौर था, उस समय की अगर आप बॉलीवुड की भी फ़िल्में उठाकर देखें, मिशन कश्मीर और ना जाने कितनी ऐसी फ़िल्में हैं, जिन्हें अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर कश्मीर के अंदर सडनली एक इस्लामाइज़ेशन बढ़ने लग गया, रेडिकलाइज़ेशन बढ़ गया और बहुत बुरा जो है एक हाल वहाँ का होने लग गया। पीसफुल शांति के साथ रहने वाले जो लोग थे, उनको पैसा दे करके, आर्म्स दे करके और बाहर से इन्फिल्ट्रेशन कर करके, उन्होंने वहाँ का माहौल जो है वो पूर्णतः बदल दिया। अब 90s का वो जो कश्मीर की मिलिटेंसी थी, वो केवल कश्मीर तक नहीं रही, वो आगे और बढ़नी शुरू हुई। अब इंडिया की कमर्शियल कैपिटल्स मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे मुझे याद है 2008 में मैं खुद एक स्टूडेंट 2008 की शायद बात है, मैं खुद एक स्टूडेंट थी और मैं एक बार सरोजनी नगर जो है शॉपिंग करने के लिए गई थी, दिवाली की कुछ 1 या 2 दिन पहले की बात है। और वहाँ जैसे ही टर्न मैं और मेरी सहेलियाँ थी वहाँ पर और जैसे हम लोगों ने टर्न लिया, तो एक बहुत बड़ा जो है सिलेंडर का एक ब्लास्ट हुआ। अब सोचिए 1 मिनट का एक फासला था, अगर वो 1 मिनट पहले मैं वहाँ होती तो आज शायद कहानी दूसरी होती। तो इस तरह से जो है आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं, उनको संपूर्णतः पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया। अब एक तरफ तो देखिए उनकी जो सरकार है, वो ये इस तरह की चीज़ें कर रही थी। दे आर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही थी? हमारे यहाँ मैं इसको बोलती हूँ इट्स टू मेक पीस विद पाकिस्तान। मैंने अपने और भी इंटरव्यूज़ में यही बात कही है कि हमारे अंदर ना एक खुजली जिसे कहते हैं ना, एक इच्छ थी कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती करना है। पाकिस्तान के साथ हमें हमेशा बातचीत जो है वो कायम रखनी है। भई बातचीत हमें पाकिस्तान के साथ क्यों कायम रखनी है? क्योंकि पाकिस्तान क्या कहते हैं पड़ोसी मुल्क है। पड़ोसी मुल्क के साथ हम अपने रिश्ते कायम रखेंगे, हम बातचीत बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने जो है पीस लेकर आना है। ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ पीस ही लेकर आएँगे। हम पाकिस्तान के साथ भी पीस लाएँगे और हम पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरे साउथ एशिया में भी पीस लाएँगे। ये हमारी पॉलिसी होती थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर बम फोड़ने वाले आप हैं ही नहीं, अगर दूसरे के घर में जाके अनार या क्या कहते हैं लक्ष्मी बम या फुलझड़ी अगर आपने जलाई ही नहीं है, तो आप पीस कहाँ से लेकर आएँगे? वो तो बम फेंकने वाले और बम बनाने वाले का काम है। जब
आज तक भारत ने कभी उस सीमा के उस पार उनके साथ, उनके घरों में, उनके देश, उनके शहरों में, उनके किसी भी, जिस तरह से हमारे यहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के क्या कहते हैं हमारे होटल तक में वो लोग घुस आए, थ्रू सी रूट से आकर के पूरा एक उन्होंने जो हमारा कमर्शियल कैपिटल ऑफ मुंबई है उसको ही अंडर सीज डाल दिया। तो हम तो कभी, क्या हम में से आज तक कभी कोई लाहौर या कराची गया है ये करने के लिए? क्या आज तक कभी भारत से, या आप कहिए क्या कहते हैं दिल्ली से उठ करके कोई क्या कराची गया है ये करने के लिए, या लाहौर क्या कोई गया है ऐसा करने के लिए? तो जब हम कभी वहां लड़ने गए ही नहीं, हम कभी लड़ाई करने वाली क्या कहते हैं, युद्ध में भी दो साइड होती हैं, कभी हम लड़ाई करने वाली जब साइड रहे ही नहीं, तो हमारे चाहने से पीस कैसे आएगा? है ना? तो हमारे चाहने से तो पीस आ ही नहीं सकता। पीस तो तभी आएगा जब ऊधम मचाने वाला शांत बैठेगा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि बचपन में जब शरारत करते थे तो मम्मी आके सब बच्चों को बराबर मारती थी, जो कि गलत चीज़ है। अब भाई जिसने शरारत करी उसे मारा जाए, जिसने शरारत करी ही नहीं वो क्यों पिटे? लेकिन एब्सोल्युटली। भारत पाकिस्तान की कहानी कुछ इस तरह से बन गई थी। अब वो मैं थोड़ा-सा कट शॉर्ट करते हुए अब आती हूँ मोदी जी की तरफ, क्योंकि अब देखिए अब एक बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया? मोदी जी आ गए पावर में, ठीक है? पावर में आते ही सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने करी, वो उन्होंने ये करी कि उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में जब उन्होंने खड़े होकर पोडियम पर जब उन्होंने वो स्वेर ली थी कि अब मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, जब उन्होंने शपथ ली थी, तब उन्होंने सबके सामने ये चीज़ कही कि मैं अपने पड़ोसी मुल्क के जितने भी लीडर्स जो हैं, उन नेताओं को आज उन्हें मैंने यहाँ बुलाया है और मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दक्षिण एशिया में जो है शांति रहे, अमन रहे, सब साथ मिलकर आगे बढ़े, सबके घरों में चूल्हे जले, सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, सबकी ग्रोथ हो। यही चीज़ उन्होंने कही थी। अब उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, है ना? अब उन्होंने तो ये बात कही, लेकिन क्या पाकिस्तान का रवैया बदला? पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने फिर कश्मीर में क्या कहते हैं मिलिटेंसी को भी जारी रखा। मिलिटेंसी वैसे नहीं कहूँगी क्योंकि अब तो काफ़ी कम हो गया है वो जो स्केल है। हाँ, आतंकवादी अटैक्स तो आज भी रोज़ होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आतंकवादी हमले जो थे वो जारी रखे। हमारे कितने जवान जो है वहाँ शहीद हुए। अब एक पहली बार नेता ऐसा आया जिसने साफ-साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान इंडिया में प्रॉक्सी टेररिज्म को बढ़ावा देना नहीं छोड़ेगा, तब तक हम पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत नहीं करेंगे। और ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है अपने भाषणों के थ्रू कही। उन्होंने अपने अभी भी उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू जो दिया है चुनाव के समय पर, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ कही कि या तो जब तक मैं पावर में हूँ या जब तक पाकिस्तान है, तब तक यहाँ पर बातचीत की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अपने मंसूबों से, अपने आदतों से कभी बाज नहीं आता। और यही चीज़ सुषमा स्वराज जो उस समय पे विदेश मंत्री थी, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि आप एक आतंकवादी से बात नहीं करते। ये जो वेस्ट हमें कहता रहता है पाकिस्तान से बात करो, दे आल्सो हैव अ वेरी फेमस डिक्टम, दे से वी डोंट टॉक टू द टेररिस्ट्स, वी डोंट नेगोशिएट विद द टेररिस्ट्स। तो मुझे लगता है कि वो एक जो पॉलिसी में जो बदलाव आया है, वो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब बातचीत ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की पॉलिसी, भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी के समय में पाकिस्तान की पॉलिसी है वो एक पूर्णतः एलिनेशन की पॉलिसी अपनाई हुई और उस पे कायम भी है। और पाकिस्तान का बदहाल चेहरा जो हम देख रहे हैं वो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसी वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए हर दरवाजे को भारत के अंदर बंद कर दिया है। तो क्या मोनिका जी, जो पाकिस्तान का रवैया है मोदी सरकार के प्रति, उसकी वजह यही है क्योंकि मोदी जी ने पूरी तरह से पाकिस्तान से रिश्ते खत्म कर दिए हैं? बिल्कुल, आप देखिए अंबर, मैंने ये चीज़ तब सबसे अच्छी तरह से समझी जब मैंने अपनी पीएचडी थीसिस पे काम किया। मेरी जो पीएचडी की जो थीसिस थी वो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बता दूँ, वो थी इस विषय में कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान मतलब 3 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है साउथ एशिया में, 3 सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं साउथ एशिया में, उनका आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए आप विश्व में कहीं भी जाएँगी, आप विश्व में कहीं भी जाएँगी, पड़ोसी देश के साथ आपका ट्रेड कम हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो आपका बॉर्डर आप शेयर करते हैं और कई बार तो वो जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टिग्यूअस होता है। अच्छा-खासा आप मतलब एक फ्लैट, एक फर्टाइल आपको जो पीस ऑफ लैंड है, इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पड़ोसी देशों के जो आपस में रिश्ते जो हैं ट्रेड को लेकर के, वो कमज़ोर पड़े। लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के बीच में जितना पोटेंशियल है उससे बहुत कम मात्रा में जो है
वो ट्रेड होता है। और बांग्लादेश के साथ अब हमारा ट्रेड काफ़ी इम्प्रूव होने लग गया है, हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे उनके साथ में हो गए हैं। तो बांग्लादेश की कहानी तो देखिए बिल्कुल अलग ही है, अभी वो किसी और दिन करते हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं, उनमें समस्या कहाँ पर आई, जो मुझे समझाई गई, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जितने भी पाकिस्तानी नेताओं के और जितने भी पाकिस्तानी बिज़नेसमैन जो थे, व्यापारी जो थे, सबके मैंने जो है इंटरव्यूज़ मैंने लिए। बड़े-बड़े, बहुत बड़े व्यापारी, ऐसे नहीं कि मतलब वो केवल एक सिटी में ट्रेड करते हैं। दे वर बिज़नेस conglomerates, मतलब दे हैड इंटरेस्ट इन सेवरल सेक्टर्स, मतलब एक पूरा प्रॉपर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, मैंने उनके इंटरव्यूज़ दिए। उसमें से कुछ तो देखिए बहुत सुलझे हुए, बहुत प्रोग्रेसिव, जिनसे बात करके मतलब बहुत मज़ा आ गया कि चलो आज भी इतने क्या कहते हैं, देश की इतनी बर्बादी के बाद भी वहाँ आज भी बहुत प्रोग्रेसिव वॉइसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो तो मुझे मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था और एट द सेम टाइम बहुत खुशी भी हुई उनसे बात करके, कि वो भी यही सोचते हैं कि क्यों हमने इतना ज़्यादा रिश्तों को खराब कर रखा है, और वो भी ऐसा सोचते हैं कि मॉडर्नाइज़ेशन में बिलीव करिए, साथ कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करिए, और मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जिसकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी, मोदी जी हमसे बात नहीं करते। अब उनको ये शिकायत है मोदी जी हमसे बात नहीं करते, उनको वो शिकायत क्यों है? क्योंकि उनकी जो अलाइनमेंट थी, जो उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ टू उनकी जो मिलिट्री है, जो उनकी डीप स्टेट है, उसके साथ थी। और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मोदी जी हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, अगर मोदी जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको इसमें बात ना करने से ज़्यादा समस्या उनको मोदी जी की हरकतों से है। अब मोदी जी की कौन-सी हरकतों से है? उन्होंने हम हमारे साथ टेररिस्ट अटैक करा, हमारे शहीद जो हैं, जो जवान हैं वो शहीद हुए। उसके बाद मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार करी और दोनों बार उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जब वो स्टेज पर आकर कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे, जिसकी शिकायत ये लोग इतना हर आजकल हर फोरम पे यही शिकायत करते हैं, कि मोदी जी तो हर जगह आके यही कहते हैं कि देखिए ये यूएन में भी मैंने सुना, और काफ़ी जगहों पर इनके जो नेता हैं, इनका आजकल एक ही रोना है कि ये घर में घुसकर मारने की धमकी देते हैं, और ऐसा कर भी रहे हैं। अगर अब वो अननोन गनमैन वाली जो थ्योरी आप जानती होंगी कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी हैं या और किसी भी तरह के जो आतंकवादी हैं, अगर आज की डेट में वो एक-एक करके निकलते जा रहे हैं, एलिमिनेट होते जा रहे हैं, तो उनको ये बहुत बड़ा एक गम इनको बैठ गया है कि ये ऐसा देखिए जी, इन्होंने तो ऐसा बोला कि ये तो घर में घुसकर मारेंगे। तो एक तो इनको घर में घुसकर मारने वाली उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। दूसरा इनको समस्या हुई, एक बहुत अच्छी चीज़ जो इंडिया ने करी है, और वो इंडिया ने करी है, इंडिया ने बातचीत करना अकेले बंद नहीं करा पाकिस्तान से। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, ब्लॉक खड़ा कर दिया है। एक पूरा ग्रुप ऑफ स्टेट्स खड़ा कर दिया है, जो आज की डेट में चिल्ला-चिल्ला कर ये चीज़ बोलती हैं कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और ये केवल भारत नहीं बोलता है, आप किसी भी फोरम में आप जाएँगी तो आप देखेंगे इंडिया टेररिज्म के खिलाफ, और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, जस्ट टू गेट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इंडिया ने अपना बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक कैपिटल जो है वो खर्च किया। इसकी शुरुआत हुई इस्लामाबाद में, जब सार्क का समिट जब होना था, उस समय पर रिश्तों में जब खटास आई, और जो है क्या कहते हैं, उस समय पे भारत अकेला नहीं था। भारत अकेला नहीं था पाकिस्तान का वो करने के लिए, ऑपोज़िशन करने के लिए, बल्कि हर एक देश ने, हर एक सार्क कंट्री ने ये चीज़ बोली कि पाकिस्तान ने जो किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरह से सार्क समिट जो है वो नहीं हो सकता, जब तक पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और वो जो एक लास्ट जो सार्क का जो समिट हुआ है, वो आज 2024 आ गया, एक भी सार्क का समिट नहीं हुआ। कोविड के टाइम पर मोदी जी ने एक वर्चुअल समिट ज़रूर किया था, और वो देखिए समय इस तरह का था कि हम बाकी देशों की मदद करना चाहते थे। लेकिन उसके अलावा आपने कभी भी अब सुना सार्क का कहीं समिट हो रहा हो, है ना? अब वो सार्क का समिट अगर नहीं हुआ, तो उसके ना होने के आप फ़ायदे देखिए। जब भी सार्क का समिट होता था और इंडिया जाकर के ये कहती थी कि देखो मेरी इकोनॉमी जो है बहुत आगे बढ़ गई है। मैं आज की डेट में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर 3.7 ट्रिलियन, वी आर सून गोइंग टू बी 4 ट्रिलियन, और भगवान चाहेगा तीसरा, और मतलब आप देख सकती हैं अगले आने वाले समय में वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अभी इन्होंने क्या कहते हैं, जब भारत ने जाकर के ये चीज़ हर एक को बोलनी शुरू करी कि मेरी इकोनॉमी आगे बढ़ गई है। चलो मैं तुम्हें अपनी इकोनॉमी में एक अच्छी जगह देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड बढ़ाता हूँ, बिज़नेस बढ़ाता हूँ। तो ये बहुत एक सम्मान की बात होती है कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी आकर के आपको कह रही है कि आप आके मेरे मार्केट में सामान बेच लीजिए,
आप आके मेरे साथ सप्लाई चेन बना लीजिए, आप आके मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हर छोटे देश को इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को लगा और बांग्लादेश वाक़ई हमारे साथ ये बहुत क्लोज़ कोऑपरेशन जो है इकोनॉमी में कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का काम क्या था? हमेशा बनते काम को बिगाड़ना और आगे चलती हुई गाड़ी पर रोक लगाना। भारत ने पाकिस्तान को कहा हमें अफ़गानिस्तान जाने के लिए रास्ता दे दो। एक क्या कहते हैं उनको ज़रूरत है ह्यूमैनिटेरियन वहाँ बहुत बुरे हालात हैं, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड देना है, वहाँ अफ़गानिस्तान के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि जी हम अफ़गान टेरिटरी पे जाने के लिए आपको पाकिस्तान का रास्ता नहीं लेने देंगे। चलो कोई बात नहीं। फिर इंडिया ने कहा एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, वो बनाते हैं। ठीक है? सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जिसके अंडर सार्क कंट्रीज़ के जितने भी मोटर व्हीकल्स जो होंगे, वो बिना परमिट के मतलब परमिट तो ऑब्वियसली विल बी देयर बट वो बिना रोक-टोक के आराम से ट्रैवल कर पाएँगे। अब उसके फ़ायदे कितने सारे होते, जब बिना रोक-टोक के व्हीकल्स जो हैं वो ट्रैवल कर पाते, तो बॉर्डर से एक ट्रक जो आ रहा है, उसको अपना सामान वहाँ खला करके फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। वो ट्रक जो ढाका से चला है, वो ट्रक जो नेपाल से चला है या भूटान से चला है, वो सीधा दिल्ली आता, दिल्ली से अपना जहाँ भी उसका रास्ता है वहाँ जाता। तो उसमें समय बचता, पैसे बचते। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि जी ये सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट तो हम होने नहीं देंगे। अब भारत ने क्या करा? भारत ने कहा सार्क का दरवाज़ा थोड़े दिनों के लिए बंद रखो, अभी हम इन सबको लेकर चलते हैं किसी और फोरम पर। अब बीबीआईएन के साथ हमने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन करा। अफ़गानिस्तान जाने के लिए अभी परसों ही हमने चाबहार डील साइन करी है ईरान के साथ। अब हम ईरान के ही एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट के रास्ते से अफ़गानिस्तान तो क्या अब हम सेंट्रल एशिया भी जाएँगे और सेंट्रल एशिया तो अच्छा। क्या अब हम कैस्पियन सी के थ्रू रशिया भी जाएँगे और सेंट पीटर्सबर्ग से आगे यूरोप भी जाएँगे। तो अब हमने तो अपना एब्सोल्यूटली। रास्ता बना लिया, है ना? बहता पानी तो रास्ता कहीं न कहीं से ढूँढ ही लेता है, चाहे रास्ते में पत्थर कितने भी आएँ। अब वो पाकिस्तानियों की पत्थर बुद्धि है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। और वो बढ़ेंगे भी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चीन का आयरन ब्रदर या छोटा भाई सच में ही समझ लिया है। उन्हें लगता है हम तो जी आयरन ब्रदर हैं इनके और चीन के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना साउथ एशिया में पाकिस्तान ने अपनी एक नैतिक ज़िम्मेदारी जो है वो मान ली है। तो अब ऐसे देश को तो बुरा लगेगा ना जब मोदी जी देश को आगे बढ़ाएँगे। बिल्कुल, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन मोनिका जी आजकल हमारे देश में चुनावी माहौल है और चुनावी एकदम इस तरह से सारी पार्टियाँ अपने-अपने प्रचार में लगी हुई हैं। लेकिन विपक्ष के प्रचार के लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान भी उतर आया। पाकिस्तान का कांग्रेस के लिए, केजरीवाल के लिए, जितना भी पूरे विपक्षी खेमा है, उसके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये एक तरफ़ा प्यार भी नहीं है, ये दो तरफ़ा प्यार है। एक तो एक तरफ़ा प्यार होता है कि हमारे क्या कहते हैं राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जी जो भी ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उन्हें पाकिस्तान से प्यार हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा मणिशंकर अय्यर जी जो हैं वो इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने इस तरह का कुछ कहा था, वो चुनाव के समय का था या चुनाव के बाद का था वो मुझे याद नहीं आ रहा बट मणिशंकर अय्यर जी ने एक बार ये चीज़ कही थी कि आप इन्हें हटाइए और हमें लाइए। ये चीज़ एब्सोल्युटली। मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान जाकर कही थी, कि आप इन्हें हटाइए और हम हमें लाइए। ऐसे इंडिया के इलेक्शंस में पाकिस्तानी वोट करते हैं। जो कि वो नहीं करते। तो एक तो मणिशंकर अय्यर जी ने ये चीज़ कही, फिर इस बार उन्होंने फिर ये कहा कि अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और बा ऐसे आपका काम चल जाएगा, तो ये आपको गलत लगता है, क्योंकि उनके पास एटम बम है, वो आपके ऊपर एटम बम छोड़ देंगे। उन्होंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। इस तरह की जो बयानबाज़ी है, वो मणिशंकर अय्यर जी ने करी। अब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जी ऐसे-वैसे नेता भी नहीं है, देखिए वरिष्ठ नेता हैं और पोर्टफोलियो के साथ मिनिस्टर भी रहे हैं। कितने समय तक वो मंत्री पद पर भी रहे हैं। पूर्ण कार्यभार जो है उन्होंने सँभाला है। अब ऐसे नेता जो हैं, आज की डेट में जब इस तरह के बयान देते हैं, जो कि समझ में नहीं आता कि वो दे रहे हैं या पाकिस्तान का कोई नेता दे रहा है। वो आपने थ्री इडियट फ़िल्म में देखा होगा वो स्पीच आती है ना, बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। तो उनकी मणिशंकर अय्यर जी की बातों से ऐसा ही लगता है कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द जो है वो रावलपिंडी में बैठकर लिखे गए हैं। तो ये मणिशंकर अय्यर जी की तो ये देखिए एक समस्या हो गई। अब दूसरी समस्या क्या है फवाद चौधरी जी की। वो उनको भी अच्छा लग रहा है कि ये राहुल गांधी अगर पावर में आ जाएँ और कांग्रेस पार्टी जो है वो दोबारा पावर में आ जाए। तो ये दो तरफ़ा प्यार का राज़ क्या है? ये दो तरफ़ा प्यार जो है इसका राज़ क्या है? ये दो तरफ़ा प्यार का ये राज़ है कि पाकिस्तानियों को ये तो ये बात समझ में आ ही गई है कि अगर मोदी जी 10-15 साल और यहाँ राज कर गए,
तो आज तो पाकिस्तान का इतना ही बुरा हाल है कि लोग पीओके में केवल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जैसे आप जानती होंगे, भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहां लोग पत्थर मार मार के पाकिस्तानी आर्मी को भगा रहे हैं। जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनको लाठियों से और पत्थरों से कूट कर लहूलुहान कर वहां से भगा दिया गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके वाले खुद श्रीनगर आकर बैठ जाएंगे कि हमें तो नहीं पता जी, हमें आप इंडिया का पासपोर्ट दे दो, हमें तो जी इंडिया की नेशनलिटी चाहिए। तो एक तो ये उनको जो इस तरह के जो डर हैं वो उन्हें सता रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कभी भी कड़ा रवैया नहीं अपनाया। अगर आप याद करेंगी, इतने हमले हुए, मुंबई वाला हमला हुआ, वो जो दिल्ली वाला मैंने आपको बॉम्ब अटैक अभी बताया जिसकी मैं पर्सनल विक्टिम रही हूँ, मतलब इस तरह से कितने जो अटैक्स हुए हैं, उन सबके पश्चात कांग्रेस पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय हमले का जवाब डोजियर से देती थी। वो हर उसके बाद जो है एक डोजियर प्रिपेयर किया जाता था जिसमें ये लिखा जाता था जी आपके ही बंदे थे, आपके ही बंदों ने ये करा, आपके बंदे इस रास्ते से यहाँ आए, ये कर गए। और हर उस डोजियर के बाद का इतिहास तो पाकिस्तान का है पुराना। और पाकिस्तान हर उस डोजियर को मिलने के बाद कभी चोर ने आज तक ये कहा कि हाँ मैंने चोरी की है। पाकिस्तान हर डोजियर को मिलने के बाद कहता था जी हम गलत नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं, हमसे सच्चा कोई नहीं है। तो इस तरह का रवैया जो था पाकिस्तान को लग रहा था ये चलता रहेगा, कांग्रेस को लग रहा था चलो कोई बात नहीं हम भी पावर में आते रहेंगे। अब दोनों का ही जो है दुकान बंद होने की ओर है, ना तो कांग्रेस की दुकान चल पा रही है ना पाकिस्तानियों की दुकान चल पा रही है। दूसरा, इंडिया ने टेररिज्म पे इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक एग्जांपल है, वो इंडिया ने इतना अच्छा, वो जो एक मॉडल है सर्जिकल स्ट्राइक का कि अगर ये आपके यहाँ टेररिस्ट बेस है आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, वो इतना इंटरनेशनल हो गया कि अब ईरान भी यही करने लग गया है। ईरान भी इनका एक पड़ोसी है, इन्होंने ईरान के साथ भी यही करा। जो एंटी ईरान टेररिस्ट थे उनको अपनी जमीन पर शरण दी। ईरान ने सीखा इंडिया से, ईरान ने कहा भाई इंडिया अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, लो ईरान ने भी कर दी। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये पाकिस्तानियों को भा नहीं रही है, वो मिस कर रहे हैं वो पुराना समय जब कांग्रेस के नेता हाथ जोड़ जोड़ कर पाकिस्तान से बोलते थे कि आप हमारे मित्र हैं, आप आइए, बिजनेस करिए, ट्रेड करिए। पता नहीं कितने आपके ऑडियंस में मैं श्योर हूँ अंबर जी, कितने लोग ये बात जानते भी होंगे कि जब मनमोहन सिंह जी पावर में आए थे तो वो एक एनवॉय स्पेशली डिप्लॉय करने वाले थे, एक राजदूत, एक स्पेशल डेडिकेटेड राजदूत जिसका काम केवल पाकिस्तान के साथ पीस लाना होता। अब आप इतनी डिप्लोमेटिक एनर्जी आप एक ऐसे देश पर लगा रहे हैं जिसकी इकोनॉमी आपकी 1/10 भी नहीं है, जिनकी टेरिटरी आपकी 1/10 भी नहीं है, हमारे यूपी से छोटा पाकिस्तान है। अरे क्या बात कर दी अंबर जी आपने। तो आप सोचिए हमारे देश में इतना कुछ है, हमारे देश में कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं। और देखिए अगर रिश्ते भी हमें कायम करने, पाकिस्तान बहुत बड़ा लीडर बनता है इस्लामिक वर्ल्ड का। अब आप सच देखिए ओआईसी में अगर सच में देखा जाए या इस्लामिक वर्ल्ड में भी सच में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कब से लीडर हो गया? पाकिस्तान तो कभी से लीडर नहीं, इनफैक्ट जो ओआईसी का लीडर है सऊदी अरेबिया, उसने पूरी तरह से पाकिस्तान को खारिज किया हुआ है, एड ट्रेड कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और आप इंडिया के सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते देख लीजिए, अगर इंडिया पे ये भी इल्जाम आए कि जी ये तो एंटी मुस्लिम है, ढंग के रिश्ते नहीं बना पा रहे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सऊदी अरेबिया के साथ आप हमारे रिश्ते देखिए, ईरान के साथ आप हमारे रिश्ते देखिए, यूएई के साथ हमारे रिश्ते देखिए। रिश्तों में मिठास तो है ही है, और साथ में पिछले 10 सालों में इतना ज्यादा एक जिसे अच्छे रिश्ते जिसे कहते हैं, जब यहाँ के नेता इंडिया आते हैं या मोदी जी यहाँ से वहां जाते हैं तो वो लोग केवल एक बात बोलते हैं कि मेरा भाई मोदी आ गया। या जब वहां के नेता यहाँ आते हैं तो मोदी जी भी केवल एक बात बोलते हैं कि मेरा भाई एमबीएस आ गया। तो आप देखिए ये जो प्यार है ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ, मतलब हमारे यहाँ टेररिस्ट भेज रहा है और हम उनके यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं है। उन्होंने भी समझा कि भारत आगे बढ़ रहा है और हमने भी समझा कि जी उनके पास वो चीजें जो हमें चाहिए। हमें तेल की जरूरत है, हमें उनके सोवरन वेल्थ फंड की जरूरत है। उनकी जितने भी ये जो अमीराती जितने भी हैं, इनके पास जितना सोवरन वेल्थ फंड है, SWF जिसे कहते हैं, वो एक अगर सोवरन वेल्थ फंड इंडिया की इकोनॉमी में लग जाए तो 4 चांद नहीं लग जाएंगे। एब्सोल्युटली। वो भी बेचारे अब समझ गए हैं कि तेल जो है, तेल के कुएं जो है खाली हो रहे हैं, तेल सूखने वाला है, तो वो भी अब अपनी इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, है ना। अब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर दिया। अब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT हब और पता नहीं किस किस तरह की बातें करने लग गए हैं, है ना।
तो बिल्कुल, जब वो क्योंकि जी, हाँ, अम्बर प्लीज़ जी। बात तो जब वो इस तरह से एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर चल रहे हैं, जब वो अपने आप को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो फिर उनके साथ तो हमारे रिश्ते देखिए प्रोग्रेसिव तो लोग हमेशा दोस्त रहेंगे ही रहेंगे। जो लोग लड़ना ही चाहते हैं, जो लोग पिछड़ना ही चाहते हैं, वही लोग साथ रह सकते हैं। आगे बढ़ने वाला तो हमेशा उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ना ही नहीं है। जो बिल्कुल आदत एक आपने पड़ गई सही है, कहा। वो जो एक आदत उनको उन्हें पड़ गई है ना जी, जी। बिना कुछ किए उनको एड पे चलने की आदत पड़ गई है, सऊदी अरेबिया से उनको एड मिलती थी, यूएस उनको पालता था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, पाकिस्तान का इस्तेमाल खत्म हो गया है, तो वैलिडिटी समाप्त हो गई कहते हैं। लेकिन हुँ। मोनिका जी अगर हम इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की बात करते हैं उसमें आप पाकिस्तान का क्या स्थान, क्या जगह देखते हैं? देखिए, अभी अंबर जी 2024 तक पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वो ये बदलाव आया है कि पहले के जो नेता थे, उनको वेस्ट के साथ में रिश्ते जो है मजबूत करते समय डर सताता था कि कहीं हम अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली जो एक हमारी मेंटालिटी है या वो जो एक नेहरूवियन कंसेंसस जो एक बन गया था कि जी, हम तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाएँगे और नॉन अलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी बनाएँगे। कहीं हम उस कंसेंसस को अंडरमाइन तो नहीं कर रहे। तो वो जो एक नेहरूवियन एक जो आउटलुक था, एक वो जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, वो हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती थी। समय बदल चुका था, समय बिल्कुल बदल चुका था। सोवियत यूनियन आउट ऑफ पिक्चर हो चुका था। रशिया भी वेस्ट का दोस्त बनने के लिए तैयार था। अगर आप ध्यान से देखें, तो आज की डेट में रशिया और वेस्ट के रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खटास आ गई है। लेकिन 90 के दशक में, 2000 के दशक में उनके खुद के जो नेता थे, वो ये बात मानते थे कि नहीं भई पश्चिम देशों के साथ थोड़ा तो हाथ मिला के हमें चलना पड़ेगा। तो हर जगह एक बदलाव की जो है हवा चल पड़ी थी। चीन तो सबसे ज़्यादा समझदार निकला। चीन ने तो 80 के दशक में ही जो है अ, वेस्ट के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए और वेस्ट को सबसे ज़्यादा अगर गोली किसी ने दी है, तो वो चीन ने ही दी है। चीन ने ही उन्हें ये विश्वास दिलाया कि जी हमारी तो पीसफुल राइज़ होगी। हम तो बहुत एक्सेप्शनल कंट्री बनेंगे दुनिया में। हम तो कभी किसी हम वेस्टर्न बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को कभी अंडरमाइन करेंगे ही नहीं। हम तो वेस्ट को बहुत मानते हैं, हम तो सारे इंस्टीट्यूशंस को बहुत मानते हैं। और वेस्ट को भी लगा कि चाइना में कैपिटलिज्म पहुँच गया है, एक दिन डेमोक्रेसी भी पहुँच जाएगी। अब यहाँ पड़ गई कहानी उल्टी। यहाँ कैपिटलिज्म के बाद वो डेमोक्रेसी तो मानते ही नहीं है। आज वहाँ का बच्चा-बच्चा भी अगर आप उठा के पूछेंगे तो वो तब भी वो यही कहेगा कि जी सीसीपी ने जो अथॉरिटेरियन सिस्टम बनाया है, मुझे तो वही पसंद है। हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं। तो वो जो एक इंडिया ने जो बदलती हवा का जो रुख नहीं अपनाया था, वो 2014 से इंडिया अब समझने लग गया है। अब क्या है, अब हम वेस्ट को एक परीहा नहीं मानकर चलते हैं कि नहीं जी हमको तो नहीं बनानी दोस्ती वेस्ट से वरना हमारे नॉन अलाइनमेंट का क्या होगा। हालाँकि वामपंथी पार्टीज़ आज भी यही बात करती हैं। अगर आप सीपीआईएम का मैनिफेस्टो उठाएँगे, अगर आप कांग्रेस से बात करेंगे, तो दोनों को कांग्रेस को तो नेहरूवियन लेगेसी चाहिए थी नॉन अलाइनमेंट की, इसलिए उनको तो इसलिए बुरा लगता है। और रही बात वामपंथी पार्टियों की, तो वो तो बेचारे चीन का पहले ही कह चुके हैं कि जो चीन का चेयरमैन है माओ, वही हमारा चेयरमैन है। तो दोनों का ही वेस्ट के प्रति जो इंडिया का एक बदलता हुआ जो रुख है, वो दोनों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में जो ज़रूरी तकनीक है, जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी है या चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना इज़ अ 17 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम लोग अभी 4 ट्रिलियन है। तो शॉर्ट टर्म में तो हमें वेस्ट के साथ जो है अपनी मजबूती बढ़ानी पड़ेगी और वेस्ट के साथ में अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें ज़ाहिर-सी बात है कि उस पे एनर्जी अपनी लगानी पड़ेगी। तो एक तो जी वेस्ट आ गया पूरी सिचुएशन में। दूसरा मोदी जी की जो मल्टी अलाइन्ड वाली पॉलिसी है, पिछले 10 सालों में इतने देशों में मोदी जी ने भ्रमण किया है पिछले 10 सालों में मोदी जी इतनी बार विदेश गए हैं, आप टोटल मार लीजिए सारे प्राइम मिनिस्टर्स का, कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी इतनी बार देश के बाहर नहीं गया होगा और इतने देशों का उसने भ्रमण नहीं किया होगा। बट मोदी जी ने पूरे विश्व के हर कोने में जाकर ये बात अच्छे से फैला दी है कि भारत जो है अब आगे बढ़ने की सोच रहा है। हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ले आए हैं, हम स्किल इंडिया इनिशिएटिव ले आए हैं, हमको सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हम लोग अपनी डिफेंस में मेक इन इंडिया डिफेंस लेकर आए हैं, हमको स्पेस की पॉलिसी में तो हर देश के हर कोने में विश्व के हर कोने में जाकर मोदी जी ने एक सच्चे व्यापारी की तरह वो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं। उन्होंने एक अच्छे व्यापारी की तरह भारत का जो पोटेंशियल है, वो पूरे विश्व में जाकर के लाइक अ वेरी गुड सेल्समैन उन्होंने वो पिच जो है, वो सबके सामने पेश की है कि यंगेस्ट कंट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड
वन ऑफ द लार्जेस्ट मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड पीपल, आप यहाँ आइए, इंडिया में आइए, कारोबार लगाइए, मेरे लोगों को आप रोजगार दीजिए, मेरे युवकों को आप रोजगार दीजिए, आप मेरे भारत में आकर के फैक्ट्रीज लगाइए, और भारत जब वो आके फैक्ट्रीज यहाँ लगाएंगे तो हम उनसे टेक्नोलॉजी सीखेंगे। आज वो आके हमें बनाना सिखा रहे हैं, कल को हम बना के सीख के खुद बना लेंगे। तो ये जो अब एक विदेश नीति जो है ना, अब जाके वो सही मायने में एक विदेश नीति बनी है, क्योंकि विदेश नीति का मतलब होता है कि भाई इतने सारे विदेशों में भी इतने सारे देश हैं हमारे, सबके साथ आप अपनी नीति बनाइए ना। अब आज की डेट में आप ईरान जाएंगी तो भारत का एक पोर्ट मौजूद है, चाबहार पोर्ट। आप साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट पे देखेंगी, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची। आप बांग्लादेश में देखेंगे, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ में कितना अच्छा कर रहा है। आप सेंट्रल एशिया में जाएंगी, वहां इंडिया ने जितने भी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सभी देशों के साथ जो है अपने रिश्ते जो है इम्प्रूव करें। आप अमेरिका जाएंगी, अमेरिका के व्यापारी इंडिया प्रो इंडिया है, चाहे उनकी गवर्नमेंट कुछ भी कहे, एंटी डेमोक्रेसी, बैकस्लाइडिंग और जो कुछ भी बोले, लेकिन वहां के व्यापारी जो है वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है। यूके जाएंगी, यूके वाले हमारे साथ एफटीए करना चाहते हैं। आप जर्मनी जाएंगी, उनके विचार भी हमारे लिए बदल गए। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी पहले पाकिस्तान पॉलिसी होती थी, अब जाके इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वाकई फॉरेन पॉलिसी बनी है, और पाकिस्तान इस पूरी विदेश नीति में कहीं है ही नहीं। तो ये भी नहीं कहूंगी कि छोटा सा एक्टर बन गया और हम सोचना पड़ेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान है तो भैया होने दो, कल को नहीं रहेगा तब की तब देखी जाएगी। जब ये पूरी तरह से, क्योंकि बस एक ही डर रहता है मुझे तो पाकिस्तान को लेकर के कि किसी दिन ये देश इतना ही बर्बाद हो गया, हमारी इनके साथ इतनी जगह बाउंड्री लगती है, हमारा इतना लंबा इनके साथ बॉर्डर है, कहीं ये वहां से इन्फिल्ट्रेट कर करके जितना भी रेफ्यूजी क्राइसिस है हम उसको कैसे टैकल करेंगे, जब इनके लोग यहाँ आएंगे हम वो चीज कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि वो रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। हमारी आपकी तरह अच्छे लोग नहीं है, पीस लविंग लोग नहीं है कि भाई एक मत होकर रहें और आगे बढ़ने दे और आगे बढ़े साथ में मिलके। वो रेडिकलाइज पॉपुलेशन है, उन बेचारों को हेटरेट की गुट्टी पिला करके जो है बड़ा किया गया है। तो बस एक मेरा वो एक डर रहता है कि कल को पाकिस्तान अगर सच में, अभी तो हम मजाक में बोलते हैं फेल्ड स्टेट, कल को सच में फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता एक्सेप्ट मैनेजिंग दैट क्राइसिस। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग फॉर अस इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान हो नहीं हो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट पाकिस्तान के काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ मेरी अक्सर चर्चा होती है पाकिस्तान को लेकर, तो वो खुद इस बात को मानते हैं कि हमें खुद अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो भारत की डिमांड्स हैं और जो बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको उन मांगों को पूरा करके हमें भारत से रिश्ते इम्प्रूव करने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमें भारत की ज़रूरत है। भारत को हमारे होने ना होने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात पाकिस्तान को अगर माननी है, खुद को आगे बढ़ाना है तो भारत की माँगों को पूरा करें, उनको मानें। और जो पीस की बात करता है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में बार-बार कि हम वेपन फ्री ज़ोन बनाना चाहते हैं, पूरे ज़ोन को, पूरे एशिया, साउथ एशिया को पूरा हम पीसफुल ज़ोन बनाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें बोल-बोल के सिर्फ़ पाकिस्तान करता है, लेकिन होता कुछ और ही है। मोनिका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा और आगे भी इसी तरह के सेशंस आपके साथ करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।